हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत। हम बात कर रहे थे लोकसभा के बारे में, जिसमें हमने लोकसभा के मेंबर्स, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके ऑफिसर्स, उनके टेन्योर के बारे में पढ़ लिया था। और हमने लोकसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उनके पावर और फंक्शन भी पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेजिस्लेचर पावर के बारे में पढ़ा था। आज वापस उसी से स्टार्टिंग करेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के पास क्या क्या पावर्स है और लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट पावर की हम बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर पावर। लोकसभा कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ the union list, the concurrent list, residual list, and in some cases also on subject of the state list। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि टोटल 3 लिस्ट होती है, मेजरली 3 लिस्ट होती है। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें एंटायर कंट्री, पूरे देश से जुड़े हुए विषयों के बारे में लिखा जाता है। इसके बाद में एक लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट। उस लिस्ट में क्या होता है कि किसी राज्य से जुड़े हुए विषयों को लिखा जाता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि देश और राज्य दोनों से जुड़े हुए जो विषय होते हैं उनको लिखा जाता है। और बचे हुए जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो रेजिडुअल लिस्ट में आ जाते हैं। तो लोकसभा जो है वो पूरे देश के लिए होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है, और रेजिडुअल लिस्ट पर जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में, कभी कभार क्या होता है, कुछ केसेस में स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची जिन पर राज्य कानून बनाता है उस पर भी लोकसभा कानून बना सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा कभी कभार होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पावर की हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट पावर क्या है? फाइनेंशियल पावर। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109। ये आर्टिकल्स याद रखिएगा, ये आर्टिकल पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे पिछली बार, इससे पहले वाले वीडियो में, तो उन आर्टिकल्स को याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है लोकसभा की, जो कहाँ लिखा गया है? 109 आर्टिकल में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 109 में क्या लिखा गया है कि जो मनी बिल होता है, नॉर्मल बिल तो देखो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल होते हैं वो केवल और केवल कहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे? लोकसभा में। नॉर्मल बिल जो होता है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल की हम बात कर रहे हैं तो मनी बिल केवल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है? वो होता है केवल लोकसभा में। तो ये लोकसभा की पावर हो गई। अच्छा, इसके बाद में और क्या बात कही गई है? आफ्टर बीइंग पास्ड इन लोकसभा, ये बिल पहले इंट्रोड्यूस कहाँ कराया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को भेजा जाता है राज्यसभा में। आफ्टर बीइंग पास्ड इन लोकसभा, बिल सेंट इन द राज्यसभा। लोकसभा से पास होने के बाद उस बिल को कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। द राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल। राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा एडवाइस दे सकती है कि उस बिल में कोई संशोधन होना है या नहीं होना है। ठीक है, देखिएगा, मनी बिल जो होता है आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग पहले कहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा क्या कर सकती है? उस पर अपनी एडवाइस दे सकती है। क्या दे सकती है? एडवाइस दे सकती है। ठीक है, कि उसमें कोई अमेंडमेंट होना है या नहीं होना है, यानी उसमें कोई परिवर्तन, संशोधन की जरूरत है या नहीं है।
बट लेकिन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस डिपेंड ऑन लोकसभा, यानी राज्यसभा जो एडवाइस देती है उसे एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है, ये डिसीजन किसका होता है? लोकसभा का। यानी लोकसभा की पावर यहाँ पर ज़्यादा होती है, किसको लेकर? मनी बिल को लेकर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा इसे कितने दिनों में रिटर्न करेगी? 14 डेज में। कितने दिनों में? 14 दिनों के अंदर उन्हें रिटर्न करना होता है। देखिएगा, फाइनेंशियल पावर एक बार वापस समझ लेते हैं हम कि भाई आर्टिकल 109 में ऐसा बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 109 मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, यानी मनी बिल को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। आफ्टर बीइंग पास्ड इन लोकसभा, लोकसभा से पास होने के बाद उसे भेजा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा उस बिल में परिवर्तन के लिए, उस बिल में संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए केवल और केवल एडवाइस दे सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो राज्यसभा की एडवाइस को माने या ना माने। और राज्यसभा इसे कितने दिनों में रिटर्न करती है? तो 14 दिनों में ही रिटर्न करेगी। लोकसभा से पास होने के बाद गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा 14 दिनों में इसे वापस रिटर्न करके लोकसभा को बताएगी। ओके, नेक्स्ट हम पावर की बात कर रहे हैं, वो आती है पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। पावर ऑफ कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, लोकसभा के पास पावर होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने की। देखिएगा किसे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी हमारे संविधान के अनुसार, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, यानी होम मिनिस्टर हो गया हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर्स हो गए, वो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल किसको लेकर होते हैं? लोकसभा को लेकर। ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस ओनली टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द लोकसभा, यानी कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का सपोर्ट मिला हुआ है। बात समझ में आ गई? यानी कोई भी होम मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, किसी भी बड़े मिनिस्टर की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री की हम बात करें, काउंसिल मिनिस्टर की हम बात करें, तो वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते हैं, वो अपनी शक्तियों को तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक लोकसभा का उनको सपोर्ट है। ठीक है। लोकसभा के सपोर्ट के बिना वो अपने ऑफिस में, यानी अपने डिपार्टमेंट में कार्यरत नहीं रह पाते हैं। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसका सपोर्ट होता है? लोकसभा का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट जो पावर है, पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, हमने पहली पावर पढ़ी थी लेजिस्लेचर पावर। इसके तहत हमने पढ़ा था कि लोकसभा के पास पावर होती है कानून बनाने की। ये जो पावर है ये क्या कहती है? ये पावर जो है, इसमें कहा गया है कि लोकसभा के पास कानून में संशोधन, यानी उसमें अमेंडमेंट, चेंजेस कराने की भी पावर है। देखिए, लोकसभा में कानून तो बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ पहले से अगर कोई कानून बना हुआ है तो लोकसभा उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। लोकसभा नए कानून भी बना सकती है और पहले से बने हुए कानूनों में परिवर्तन भी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ये आर्टिकल्स वापस कह रहा हूँ, याद रखने हैं आपको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, लोकसभा हैज द पावर, लोकसभा के पास क्या पावर है? टू मेक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब हो गया संशोधन, यानी पुराने किसी कानून में परिवर्तन करने का पावर किसके पास होता है? लोकसभा के पास। एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स,
यानी फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर कानून में परिवर्तन का पावर लोकसभा के पास है, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 368। ठीक है, यानी कि लोकसभा के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके अनुसार लोकसभा पहले के किसी कानूनों में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें परिवर्तन लोकसभा नहीं कर सकती है। ये है आर्टिकल 368 की बात। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट जो पावर है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54, वापस एक और आर्टिकल आ चुका है, यानी कि आर्टिकल 54 के अनुसार, आर्टिकल 54 के अनुसार क्या कहा गया है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। यानी कि ये जो लोग होते हैं ना, कौन कौन से लोग? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। याद करो, लोकसभा में हमने 552 सीट्स के बारे में पढ़ा था। 552 सीट्स होती है, 552 सीट्स होती है, उसमें से 530 स्टेट से आते हैं इलेक्ट होकर, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरीज से आते हैं इलेक्ट होकर, और 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, और इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो बेटा ये जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स, इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और जो हमारी विधानसभाएं और विधानमंडल होते हैं ना, विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये सारे लोग मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रेसिडेंट का। आगे बात समझ में? तो एक तरह से लोकसभा की भी ये पावर हो गई कि लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो किसका चुनाव करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति का। क्लियर? ये बड़ा क्वेश्चन याद रखना, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस लास्ट में जो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, और ये एक बड़ा क्वेश्चन ही किया हमने। ठीक है, लोकसभा के पावर्स, ये एक निबंधात्मक क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको अच्छे से याद करने पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है राज्यसभा। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो एक बार पहले राज्यसभा के कुछ नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम है। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, परमानेंट हाउस। ठीक है, आपने उसमें भी पढ़ा था, है ना, टेम्परेरी हाउस पढ़ा था, उसका नाम लोकसभा के, है ना। वैसे इसके भी अदर नेम्स हैं। राज्यसभा के क्या अदर नेम हो गए? काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, परमानेंट हाउस। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स की। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो देखिए इसकी टोटल स्ट्रेंथ, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 सीट्स। प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स जो हैं वो 245 है। क्लियर? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250 सीट्स। प्रेजेंट टाइम में मेंबर है 245। अब ये जो 250 सीट हैं वो फिल कवर कैसे होती है वो देखिएगा। 250 सीटों के लिए 233 सीट्स पर मेंबर्स कहाँ से आते हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। यानी 250 सीट्स हैं, उसमें 230 पर मेंबर्स कहाँ से आते हैं? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। और जो बचे हुए 12 मेंबर्स होते हैं, 12 सीटों के लिए जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 सीट्स की, उसमें से 233 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा।
ये जो 12 मेंबर्स होते हैं इनमें इनको कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, ये कौन सी कम्युनिटी के होते हैं। जैसे लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे थे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। तो ये जो 12 मेंबर हैं ये होते हैं, कोई इतिहासकार हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, कोई खेल जगत का हो सकता है, कोई फिल्मी जगत का हो सकता है। ठीक है, खेल जगत के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को लिया जा सकता है, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी हो। ठीक है, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये 12 मेंबर्स। और ये जो 233 मेंबर्स है ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। क्लियर। इसमें जो आगे के प्रोसेस हैं, इलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यसभा को आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए।